नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन झारखंड के एक ऐसे शानदार इतिहास की जो अक्सर किताबों के पन्नों में कहीं खो जाता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ जंगलों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है ताकतवर राजवंशों की, बड़े बड़े साम्राज्यों की और हाँ, बेशकीमती हीरों की एक अनसुनी दास्तां। अच्छा, जब भी झारखंड का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद घने जंगल, दूर दराज का कोई इलाका, थोड़ा अलग थलग, है ना? पर क्या यही पूरी सच्चाई है, या फिर ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक खजाना था जिस पर बड़े बड़े साम्राज्यों की गिद्ध जैसी नजरें गड़ी हुई थी? तो चलिए आज इसी सोच को थोड़ा बदलते हैं और देखते हैं कि सच्चाई असल में क्या थी। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम 5 हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले झारखंड के अपने असली साम्राज्यों को जानेंगे, फिर देखेंगे कि सल्तनत की छाया यहाँ कैसे पड़ी। उसके बाद मुगलों के आने से क्या बदला, और हाँ, एक राजा और एक हीरे की बहुत ही दिलचस्प कहानी भी है। और आखिर में हम यहाँ की कमाल की कल्चरल लेगेसी को भी समझेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उन ताकतवर राजवंशों से जो यहाँ के असली शासक थे। बाहरी ताकतों के आने से बहुत पहले, सदियों से इन्होंने ही इस जमीन की तकदीर गढ़ी थी। तो यहाँ देखिए, 3 बड़ी शक्तियां थीं। एक तरफ थे नागवंशी राजा भीमकर्ण, जिन्होंने अपनी राजधानी को खुखरा में बनाया। फिर थे चेरो वंश के मेदिनी राय। इनका समय तो चेरो शासन का गोल्डन एज माना जाता है। और उधर सिंहभूम में दर्प नारायण सिंह ने 1205 में सिंह वंश की एक और शाखा शुरू की। ये लोग सिर्फ राजा नहीं थे, बल्कि इस पूरे इलाके की पहचान बनाने वाले थे। अब कहानी में आता है एक नाटकीय मोड़। दिल्ली सल्तनत की नजरें इस इलाके पर पड़ चुकी थीं और बस यहीं से शुरू हो गया टकराव का एक ऐसा लंबा सिलसिला जो सालों तक चला। इस टाइमलाइन को देखिए जरा, इससे पता चलता है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। 1203 में बख्तियार खिलजी तो बस यहाँ से गुजरा था बंगाल जाते हुए, लेकिन करीब 100 साल बाद 1310 आते आते अलाउद्दीन खिलजी के जनरल ने नागवंशियों को टैक्स देने पर मजबूर कर दिया। और फिर देखिए, 1370 में फिरोज शाह तुगलक ने तो सदगामा को जीतकर अपनी राजधानी ही बना लिया। धीरे धीरे सल्तनत का शिकंजा कसता जा रहा था। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था, और वो शुरू हुआ मुगलों के आने के साथ। अब झारखंड सिर्फ एक दूर दराज का इलाका नहीं, बल्कि शतरंज की बिसात का एक बहुत जरूरी मोहरा बन चुका था। तो उस शुरुआती दौर में झारखंड के 2 चेहरे थे। एक तरफ ये मुगलों के दुश्मनों यानी अफगान विद्रोहियों के लिए छिपने की सबसे महफूज जगह थी, और दूसरी तरफ ये शेर शाह सूरी जैसे ताकतवर लोगों के लिए एक लॉन्च पैड था। यहीं से वो मुगलों को चुनौती देने की तैयारी करते थे। इसी दौर का एक बड़ा मशहूर किस्सा है श्याम सुंदर नाम के एक हाथी का। हुआ ये कि 1538 में शेर शाह सूरी ने चेरो राजा को हराया, पर वो यही नहीं रुका। उसने उनके सबसे कीमती युद्ध हाथी श्याम सुंदर पर भी कब्जा कर लिया। अब देखिए, ये सिर्फ एक हाथी को जीतना नहीं था, ये तो अपनी ताकत और रुतबे का खुल्लम खुल्ला ऐलान था। लेकिन फिर आए अकबर, और उन्होंने आकर पूरा गेम ही पलट दिया। 1585 में उन्होंने अपने जनरल शाहबाज खान को भेजा, जिसने नागवंशी राजा मधुकर शाह को हरा दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अकबर के एक और जनरल मान सिंह ने तो राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाकर इस इलाके पर मुगल कंट्रोल की पक्की मोहर लगा दी। अब आते हैं इस पूरे दौर की सबसे दिलचस्प कहानी पर। एक ऐसी कहानी जो मुगल झारखंड के रिश्ते को परफेक्टली समराइज करती है। ये कहानी है एक राजा की, एक बादशाह की और एक बेशकीमती हीरे की। तो हुआ ये कि मुगल बादशाह जहांगीर की नजरें इस इलाके पर थीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था यहाँ क्या खजाना छिपा है। उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजूक ए जहांगीरी में साफ साफ लिखा है, खोखरा का इलाका शंख नदी में मिलने वाले हीरों के लिए मशहूर है, और यही हीरे इस पूरे इलाके की किस्मत पलटने वाले थे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि 1615 में नागवंशी राजा दुर्जन साल को मुगलों ने हरा दिया और उन्हें बंदी बना लिया गया, और उन्हें भेजा गया सीधा ग्वालियर के किले में पूरे 12 साल के लिए। फिर एक दिन अचानक जहांगीर ने उन्हें दरबार में बुलाया। क्यों? एक इम्तिहान के लिए। जहांगीर को असली और नकली हीरे में फर्क पता करना था। अब दुर्जन साल तो हीरो के माहिर थे, उन्होंने फौरन पहचान लिया। जहांगीर उनकी इस कला से इतने खुश हुए कि उन्होंने न सिर्फ दुर्जन साल को आज़ाद कर दिया, बल्कि उन्हें शाह का खिताब भी दे दिया। लेकिन ये आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली थी, इसकी एक कीमत थी।
इसके बदले में राजा दुर्जनसाल को हर साल 6,000 रुपए का टैक्स मुगलों को देना पड़ा। सोचकर देखिए, एक हीरे की पहचान ने एक पूरे राज्य की तकदीर बदल दी। तो ये तो हुई लड़ाइयों और राजनीति की बात, लेकिन इस पूरे दौर में सिर्फ तलवारें ही नहीं चली। झारखंड की संस्कृति पर भी एक ऐसी छाप पड़ी जो आज तक जिंदा है। और एक दिलचस्प बात, झारखंड नाम का जिक्र हमें 16वीं सदी की एक किताब चैतन्य चरितामृत में मिलता है। ये किताब महान संत चैतन्य महाप्रभु के बारे में है, जो यहाँ से गुजरे थे और उन्होंने इस इलाके में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। और इस सांस्कृतिक विरासत का अगर कोई जीता जागता सबूत देखना हो तो वो है दुमका का मलूटी गांव। इसे मंदिरों का गांव भी कहते हैं। पता है, एक जमाने में यहाँ पाल वंश के राजाओं ने पूरे 108 खूबसूरत टेराकोटा मंदिर बनवाए थे। ये मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि कला और भक्ति का एक बेजोड़ नमूना थे। अफसोस, वक्त के साथ काफी कुछ बदल गया। आज उन 108 में से सिर्फ 72 मंदिर ही बचे हैं। लेकिन ये 72 मंदिर आज भी अपनी जगह पर खड़े हैं और अपने शानदार अतीत की कहानी हमें सुना रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है कि जब किसी जगह का इतिहास इतना गहरा हो, जिसमें बेशुमार दौलत हो, अपनी आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ हों और एक ज़बरदस्त स्वाभिमान हो, तो वो इतिहास सदियों बाद उस जगह की आज की पहचान को कैसे बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो झारखंड के अतीत को सीधे हमारे आज से जोड़